प्यारे बच्चों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अपने पिछले वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बचे हुए भाग को डिस्कस करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। परमाणु संरचना के पिछले वीडियो में हम लोगों ने पदार्थ के बारे में, पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु के बारे में, परमाणु के प्रतीक चिन्ह किस प्रकार से प्रदर्शित किए जाते हैं, उनको किस क्रमांक पर रखा जाता है, और परमाणु की मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं, परमाणु के मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को किस तरह से परमाणु में व्यवस्थित किया जाता है। इसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए विभिन्न मॉडलों की स्टडी की थी, जिसमें हम लोगों ने जे थॉम्सन का तरबूज मॉडल और रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल को पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। पिछले वीडियो का लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इसके, तो पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अगला ये वीडियो समझ में आएगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश भी है कि आपको ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए परमाणु क्या है, क्योंकि विज्ञान को समझने के लिए और विशेषकर रसायन विज्ञान को समझने के लिए ज़रूरी है कि परमाणु, अणु पदार्थ ये क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से इनकी मूलभूत संरचनाएँ होती हैं, इसको समझना आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। तीसरा मॉडल जो परमाणु संरचना पर आधारित था, वो मॉडल हमारा है आज का नील्स बोर का मॉडल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग परमाणु संरचना का तीसरा मॉडल नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। नील्स बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, रदरफोर्ड की मॉडल की क्या कमी थी कि वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके थे, यानी ये नहीं बता सके थे कि परमाणु में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति क्या है। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, लगाते लगाते धीरे धीरे उसकी एनर्जी, ऊर्जा घटने लगती है और वो फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाता है, जो कि असंभव है। परमाणु का अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता है। तो नील्स बोर ने अपने इस परमाणु मॉडल में उनकी इस कमी को भी पूरी तरह से दूर किया। किस तरह से दूर किया इन्होंने? देखिए, नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में बताया कि परमाणु के मध्य भाग में नाभिक होता है। परमाणु के मध्य भाग में नाभिक होता है और नाभिक में परमाणु के दो मूलभूत कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यानी परमाणु का सारा धन आवेश प्रोटॉन उसके नाभिक में होता है, उसका सारा द्रव्यमान, परमाणु का सारा भार प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि नाभिक के चारों ओर, ये देखिए, नाभिक के चारों ओर ये निश्चित ऊर्जा की वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं की अपनी ऊर्जा निश्चित होती है और इसी निश्चित ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते रहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु उनकी ऊर्जा घटती है, बढ़ती नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी पॉइंट से रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था, कमी थी, उसको इन्होंने दूर किया कि नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा की वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं बिना ऊर्जा का नुकसान किए हुए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बिना ऊर्जा का नुकसान किए हुए घूम रहे हैं, तो सभी कक्षाओं की ऊर्जा अलग है। तो जो नाभिक के पास की कक्षाएं होती हैं, जिसको हमने नंबर 1 दिया है, दूसरी कक्षा को 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से इनफाइनाइट कक्षाएं होती हैं। जो सबसे पास की कक्षा होती है, उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की सबसे कम ऊर्जा होती है। जो सबसे दूर का कक्षा होता है, वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होता है, तो इसलिए उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा ऊर्जा के साथ न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से या एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना चाहता है। तो अगर तीसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है और वो चौथी कक्षा में जाना चाहता है, तो इसके बीच में ऊर्जा का एक गैप है। ऊर्जा का एक गैप होता है। इस ऊर्जा को जब फिल किया जाएगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है।
तो अगर तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चौथी कक्षा में चला जाएगा। फिर इसको और ऊर्जा प्रोवाइड करा दी जाए तो जंप करके पाँचवीं कक्षा में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आ जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि दोनों ऊर्जा स्तर के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर होता है, दोनों की ऊर्जा में जो अंतर है, उस ऊर्जा को इसे प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उतनी ऊर्जा उसको देकर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने तीसरे पॉइंट में इन्होंने, नील्स बोर ने क्या बताया कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा से स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो उसे ऊर्जा के अंतर के बराबर, दोनों ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे से चौथे में जा रहा है तो उसको ऊर्जा की ज़रूरत होगी, यानी उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन चौथे से तीसरे में आ रहा है तो उसमें ऊर्जा का ह्रास होगा, यानी ऊर्जा घटेगी। ठीक है, तो इस ऊर्जा के अंतर को नील्स बोर ने एक फार्मूले से रिप्रेजेंट किया, दर्शाया। फार्मूला क्या था? डेल्टा ई बराबर ई एफ माइनस ई आई। डेल्टा ई यहाँ पे क्या है? कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर है। और ई एफ क्या है? बाद की कक्षा का ऊर्जा स्तर। बाद की मतलब जैसे तीसरे से चौथे में अगर जा रहा है तो चौथी कक्षा का ऊर्जा स्तर, चौथे से तीसरे में जा रहा है तो शुरुआत कहाँ से हो रही? चौथे से, और आ किस में रहा? तीसरे में। तो जो बाद वाली कक्षा है वो कौन सी है? तीसरी। यानी ई एफ का मतलब फाइनल ऑर्बिट और ई आई का मतलब इनिशियल ऑर्बिट। ई आई क्या है? पहली कक्षा का ऊर्जा स्तर। पहली का मतलब नंबर एक कक्षा का नहीं, पहली का मतलब जिस कक्षा से कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में जा रहा है वो पहली मानी जाएगी। अगर तीसरे से चौथे में जा रहा तो तीसरी कक्षा को पहली कक्षा मान लिया जाएगा, दूसरे से तीसरे में जा रहा तो दूसरे को पहली कक्षा मान लिया जाएगा, पाँचवें से तीसरे में आ रहा है तो पाँचवें को पहली कक्षा मान लिया, यानी जहाँ से आ रहा है या जहाँ से जा रहा है वो उसकी पहला ऊर्जा स्तर होगा। ठीक है, तो इस तरह ये जो वैल्यू है डेल्टा ई, इतनी वैल्यू अगर किसी इलेक्ट्रॉन को दे दी जाए या किसी इलेक्ट्रॉन से निकल जाए तो वो इलेक्ट्रॉन अपने ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में आ जा सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर अपनी कक्षा में घूम रहा है तो वो एक निश्चित ऊर्जा के साथ घूमता रहता है, वो न्यूक्लियस में कभी नहीं गिरता है। ठीक है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और नाभिक में प्रोटॉन है, प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं। तो ये ऋण आवेश और धन आवेश एक दूसरे को बैलेंस किए रहते हैं, संतुलित किए रहते हैं। और ये आपने जे थॉम्सन के मॉडल में पढ़ा था कि कोई भी परमाणु जो है वो विद्युत उदासीन होता है। ठीक, तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल ये ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, सबसे ज़्यादा इसको मान्यता मिली और इस मॉडल को अभी तक हम लोग स्टडी करते चले आ रहे हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये जो कक्षाएं हैं न्यूक्लियस के बाहर, इन कक्षाओं को ऑर्बिट या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं और इन्हें KLMN से प्रदर्शित किया जाता है। पहली कक्षा को K से, दूसरी कक्षा को L, तीसरी कक्षा को M से और चौथी कक्षा को N से प्रदर्शित किया जाता है। इन ऊर्जा स्तरों को प्रतीक चिन्ह N से प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए N, प्रतीक चिन्ह N से प्रदर्शित करते हैं और N बराबर नंबर एक ऊर्जा स्तर, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या कक्षाएं न्यूक्लियस के चारों ओर पाई जाती हैं, जिनको हम N से, कॉमन रूप में N से रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करते हैं। अब परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सभी परमाणुओं का अपना एक क्रमांक होता है जिसे हम परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। पर उसका आधार क्या है? तो देखिए, आधार होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाता है। यानी परमाणु के नाभिक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सभी प्रोटॉनों की कुल संख्या उसका परमाणु क्रमांक होता है। यानी परमाणु क्रमांक का आधार परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या, अब इस देखिए परमाणु संख्या को Z से प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान रखिएगा, कहीं Z लिखा है इसका मतलब परमाणु क्रमांक की बात कर रहा है। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या होता है? तो किसी भी परमाणु का पूरा भार उसके नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत दूर दूर फैले होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास नगण्य माना जाता है, बट मास उनका भी होता है।
कंपैरेटिवली बहुत 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 कम होता है। नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को उसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो देखिए द्रव्यमान संख्या को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब अगर इसमें हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार में से प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक को घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि P बराबर E बराबर Z, किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर उसका सेम होता है। ठीक, चलिए आगे देखिए। परमाणु का प्रदर्शन, किसी भी परमाणु को हम किस तरह से लिखकर प्रदर्शित करते हैं। परमाणु को प्रदर्शित करने के लिए मध्य में परमाणु का सिंबल लिखते हैं, प्रतीक, और उसके नीचे लेफ्ट साइड में परमाणु क्रमांक लिखते हैं, Z का मान, और ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में द्रव्यमान संख्या लिखते हैं। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिंबल और यहाँ पर इसका परमाणु मास। ठीक है, लेकिन आप एक साइड में दोनों लिखे, ये ज़्यादा आसान होगा और इस तरह से ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो परमाणु का सिंबल, बीच में क्या लिखेंगे, सिंबल, और उसके नीचे परमाणु क्रमांक, उसके ऊपर लेफ्ट साइड में, बाईं तरफ, दोनों एक ही साइड में द्रव्यमान संख्या लिखते हैं। ठीक है, किसी भी उदासीन परमाणु में, यानी जितने भी परमाणु होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज होता है लेकिन वो बराबर होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली उदासीन होते हैं। परमाणु संख्या समान होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा परमाणु संख्या समान होती है। Z बराबर E बराबर P। किसी भी परमाणु में, उदासीन परमाणु में, यानी उस पर कोई आवेश नहीं होना चाहिए, तो परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने J.J. थॉम्सन के मॉडल में भी पढ़ा था। J.J. थॉम्सन ने इसी बात को क्लियर किया था कि परमाणु एक विद्युत उदासीन कण है। अब देखिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। ठीक है, कि किसी परमाणु को प्रदर्शन कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ हमने फास्फोरस लिया है। कौन सा परमाणु लिया है, फास्फोरस। या कौन सा तत्व लिया है, फास्फोरस, क्योंकि तत्व और परमाणु दोनों का प्रतीक चिन्ह तो सेम रहेगा और तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो चाहे आप इसको परमाणु कह लीजिए या फिर इसको तत्व कह लीजिए। परमाणु क्रमांक कितना है, 15। परमाणु भार कितना है, 31। अब ये जो प्रतीक चिन्ह आपको बताया गया है, इस प्रतीक चिन्ह के आधार पर आपको इन सबके मान बताने हैं। ठीक है, तो देखिए इसके आधार पर Z का मान कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है, 15। परमाणु भार कितना दिखा रहा है, 31। प्रोटॉन कितने हैं, तो चूंकि परमाणु उदासीन है तो जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही प्रोटॉन होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू तो सेम रहेगी क्योंकि Z बराबर E बराबर P। अब न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, परमाणु भार में से प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे। तो परमाणु भार इसका 31 है, 31 है। इस 31 में 15 घटा दीजिए, कितना आया, 16। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 16। समझ में आ गया। तो इस तरह से परमाणुओं को प्रदर्शित किया जाता है। अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सोडियम। इस सोडियम का परमाणु क्रमांक 11वें नंबर पर है। ये परमाणु भार 23। ठीक है, अब Z की वैल्यू यानी परमाणु क्रमांक 11 हो गया, परमाणु भार कितना हो गया, 23। प्रोटॉन परमाणु क्रमांक के बराबर होगा 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। न्यूट्रॉन कितना हो गया, 23 ऋण 11, 23 ऋण 11 यानी 12 न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से एल्युमिनियम के केस में देखिए, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, परमाणु भार 27, प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन 13, न्यूट्रॉन कितना हुआ, 27 में से 13 को माइनस कर देंगे, यानी परमाणु भार में से प्रोटॉनों की संख्या माइनस कर देंगे, कितना आया, 14। तो न्यूट्रॉनों की संख्या आपको निकालना रहेगा। क्लोरीन का उदाहरण देखिए, परमाणु क्रमांक 17, परमाणु भार 35, प्रोटॉनों की संख्या 17, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17, न्यूट्रॉन कितना हुआ, 35 माइनस 17 18। समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक नई चीज़ सीखते हैं यहाँ पर कि ये जो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं,
ये इलेक्ट्रॉन उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है, यानी इन इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में कैसे लगाते हैं, किस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ज़रा इसको समझ लेते हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को उसकी कक्षा में व्यवस्थित करना। इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में बांटना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बोरबरी नामक साइंटिस्ट ने समझाया था, बताया था इसके बारे में। इन्होंने क्या बताया कि किसी कक्षा में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2n²। और जहाँ n का क्या मतलब है? कक्षाओं की संख्या, यानी n बराबर पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, कोई भी हो सकती है। तो जरा अब हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कि किस कक्षा में कितने हैं। अगर हम n बराबर 1 लेते हैं, n की जगह पर 1 रखते हैं, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2n², यानी 2 × 1 की घात 2। कितना आया? 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। n का मान 2 रखते हैं, n का मान 2 रखते हैं तो ये हो जाता है 2 × n की घात 2, यानी 2 × 4 कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से तीसरी कक्षा का निकाल लीजिए, n की जगह 3 लगाइए, कितना आया? 18 इलेक्ट्रॉन। चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इन्होंने एक नियम बनाया कि इसके अनुसार 2n² के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाता है। चलिए अभी इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है। देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बोरबरी के नियम के अनुसार पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। हमारे पास टोटल कितने हैं? 11। तो पहले में 2 हो गए और दूसरे में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 8। पहले में 2 रख दीजिए, दूसरे में 8 रख दीजिए, कितना बचा? 1 बचा, तो तीसरे में 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एल्युमिनियम में टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? परमाणु क्रमांक के बराबर 13 है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और जो 3 बच रहे हैं वो तीसरे में आ जाएंगे। तीसरा क्लोरीन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17। अब इसको भी बोरबरी के नियम से बांटिए, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षाओं में आसानी से बांट सकते हैं। अब जरा इनकी संरचना को देखते हैं, इनका परमाणु संरचना किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए ये पहला है सोडियम, बीच में न्यूक्लियस हो गया, नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह एल्युमिनियम के केस में 2, 8, 3, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन। कोशिश ये की जाती है कि इलेक्ट्रॉनों को मैक्सिमम दूरी पर व्यवस्थित किया जाए, बराबर से व्यवस्थित किया जाए। सारे इलेक्ट्रॉन पास नहीं रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, इसलिए इनमें आपस में प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। क्लोरीन का देखिए 2, 8, 7, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम इन परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके इनकी परमाणु संरचना भी आसानी से बना सकते हैं। दूसरा एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने सल्फ़र का एग्जाम्पल लिया हुआ है। परमाणु क्रमांक 16, परमाणु भार 32। अब इन 16 इलेक्ट्रॉनों को आपको बांटना है, तो ये हो जाएंगे 2, 8 और 6। परमाणु क्रमांक कितना है इसमें? 16। परमाणु भार कितना है? 32। प्रोटॉन 16, इलेक्ट्रॉन 16, न्यूट्रॉन 16। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6। तो इस तरह से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे में 8, तीसरे में 6। तो किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में बोरबरी के नियम के अनुसार आसानी से बांट सकते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? अब देखिए इसका नाम समस्थानिक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं आइसोटोप। सम माने समान, स्थानिक माने स्थान। किसी तत्व के वे परमाणु
किसी तत्व के वे परमाणु जिनका क्रमांक यानी परमाणु संख्या समान हो लेकिन उनका द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे तत्व ले लिया, एलिमेंट हाइड्रोजन ले लिया। अब इस हाइड्रोजन में 3 ऐसे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके परमाणु भार अलग होते हैं। देखिए, पहला प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम का परमाणु क्रमांक कितना? 1, ड्यूटेरियम का भी 1 और ट्राइटियम का भी 1, लेकिन परमाणु भार देखिए 1, 2, 3। तो ये परमाणु भार अलग है लेकिन परमाणु क्रमांक समान है। परमाणु सेम है हाइड्रोजन, तत्व सेम है हाइड्रोजन। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं में परमाणु क्रमांक समान हो और भार अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। अब इसका पूरा डिटेल देख लीजिए। जेड की वैल्यू यानी परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 0। एक में 1 घटा देंगे, क्या आएगा? 0, ठीक है। ड्यूटेरियम में देखिए, जेड का मान 1, एटॉमिक मास 2, परमाणु भार 2, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1 और न्यूट्रॉन भी 1। ट्राइटियम में देखिए 1H3, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 3, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 2। अब इसकी संरचना बना लेते हैं। तो बीच में हो गया नाभिक, चूँकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही कक्षा इसमें होगी। ड्यूटेरियम में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही कक्षा होगी, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही कक्षा होगी। तो अब इन समस्थानिकों में अंतर कहाँ पे होता है? तो अंतर देखिए परमाणु भार में होता है और न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होता है। सभी समस्थानिकों में परमाणु भार और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। चलिए आयंस के बारे में समझते हैं। आयन क्या होते हैं? देखिए, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है या ग्रहण करता है, ग्रहण करने का मतलब क्या है? लेता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता या देता है तो उस पर धन या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसे कण को आयन कहते हैं, यानी आवेशित कण को आयन कहते हैं। अब जैसे देखिए, ये आयन कितने तरह के हो गए? इसके हिसाब से 2 तरह के। एक तो धन आयन जिस पे धन आवेश हो और एक ऋण आयन जिस पे ऋण आवेश हो। धन आयन कैसे बनते हैं? जब कोई परमाणु, उदासीन परमाणु, 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ऋण 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो धन आयन बनाता है। और जब कोई परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो ऋण आयन बनाता है, ठीक है। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने देखिए सोडियम धातु ले रखी है, सोडियम की धातु। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2, 8, 1। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी 11 प्लस है, 11 माइनस है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी परमाणु अगर स्थायी होना चाहता है तो स्थायी होने के लिए वो रिएक्ट करते हैं, क्रियाशील होते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि परमाणु क्या होते हैं? सबसे छोटे क्रियाशील कण होते हैं। तो अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इसकी पिछली कक्षा में 8 आ जाएंगे और 8 एक स्थायी संरचना होती है। 8 क्या होती है? स्थायी संरचना। तो स्थायी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। 1 इलेक्ट्रॉन ये अगर अपने निकाल देता है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या बचेगा? इसकी एक कक्षा ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये नाभिक, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बने हुए हैं, मैं बना दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। दूसरी कक्षा में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से ये एक स्थायी संरचना हो गई। अब चूंकि इस स्पीसीज़ में प्रोटॉन तो 11 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक घट गया, कितने हो गए? 10। तो 11 प्लस के निशान यानी धन आवेश और 10 ऋण आवेश है, तो 10-10 तो बैलेंस कर लेंगे। एक्स्ट्रा कौन सा बचेगा? धन वाला। ये धन वाला इसके ऊपर हम प्रदर्शित कर देते हैं, तो इसको फिर हम Na+ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Na+। और इस स्पीसीज़ को क्या कहा जाता है? धनायन कहा जाता है, ठीक है। अब जरा इसकी त्रिज्या की बात कर लेते हैं। इसकी त्रिज्या ये है
और इसकी त्रिज्या देखिए यहाँ, इसमें 3 कक्षाएं हैं, इसमें 2 कक्षाएं, तो कौन सा छोटा होगा? Na+ छोटा होगा, यानी धनायन का त्रिज्या R फॉर रेडियस, R का मतलब क्या है? रेडियस, त्रिज्या। R का रेडियस, धनायन का रेडियस उसके उदासीन रेडियस से हमेशा कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि धनायन का रेडियस उसके उदासीन परमाणु के रेडियस से हमेशा कम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एक क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, प्रोटॉनों की संख्या 17, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17। कोई डाउट? चलिए अब इसके इलेक्ट्रॉनों को बांट लेते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। ठीक है, अब अगर इसको बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसके पास 7 है ना, अगर इसको एक मिल जाए तो 8 पूरे हो जाएंगे, ये स्थायी हो जाएगा। तो 8 को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, लेना चाहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको जब मिल जाएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8। क्या हो जाएगा? 2 8 8। तो अब 2 8 8 के केस में इसके पास प्रोटॉन तो 17 थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला तो 18 हो गए। तो 17 प्लस है, लेकिन 18 माइनस है। कौन सा बढ़ा है? माइनस वाला। तो एक माइनस का चिन्ह इस पर लग जाता है, और इस आयन को ऋण आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण आयन कहते हैं। इसी तरह से देखिए, ऋण आयन कहते हैं। तो उदासीन अवस्था में इसका परमाणु संरचना क्या होगी? ये 2 8 7, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो लेने के बाद ये Cl- बन जाता है। इसमें क्या था? 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्लस 17 माइनस न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से बाहर की तरफ इसका खिंचाव बढ़ जाता है, और इसका जो रेडियस होता है वो इसके उदासीन परमाणु से समवॉट बड़ा होता है। तो धनायन के कंपैरेटिवली इसमें उल्टा होता है कि ऋणायन का रेडियस उसके उदासीन परमाणु से ऋणायन का रेडियस उसके उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। ठीक, चलिए संयोजकता के बारे में समझते हैं। संयोजकता क्या होती है? तो अभी हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन लेता या देता है, इलेक्ट्रॉन लेता है देता है, आयन का निर्माण करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु किसी को देता है या किसी से लेता है या किसी के साथ साझा करता है, उसे उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। ठीक है, कोई परमाणु स्थायी होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या साझा करता है, साझा मतलब क्या है? शेयर करता है, तुम्हारा भी हमारा भी, उसे उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूँ। देखिए ये तत्व है और ये इसकी संयोजकता। हाइड्रोजन संयोजकता कितनी है? 1, एक इलेक्ट्रॉन लेता है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कार्बन संयोजकता कितनी है? 4। नाइट्रोजन संयोजकता कितनी है? 3। ऑक्सीजन संयोजकता कितनी है? 2। क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? 1, यानी एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन ये करता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या है? इनकी संयोजकता है, और ये सभी धनायन है। तो धनायन इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, और ये सभी ऋण आयन है, और ऋण आयन इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं। तो क्लोरीन कितनी टेंडेंसी होगी? 1 की। फ्लोरीन की, क्लोरीन कितना लेगा? 1। हीलियम भी, हीलियम में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, क्योंकि हीलियम का संरचना स्थायी होती है, स्टेबल होता है। सल्फर के केस में संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2, और फास्फोरस के केस में संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। तो इस तरह से कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन लेता, देता है या शेयर करता है, उसे हम उसकी संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है, आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इस परमाणु की संरचना पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा ये कमिंग सून, 1-2 दिन के अंदर ही हम इसको भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, जिसमें हम एक्सरसाइज यानी इस पार्ट की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक्स। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।